हरियाणा में किसानों और पुलिस के बीच टकराव। खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के पास जाते वक्त पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी, मांग पर विचार करे सरकार। आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। काशी में पीएम मोदी का राहुल पर तीखा हमला, बोले उनके खुद के होश ठिकाने नहीं, यूपी के बच्चों को बता रहे हैं नशेड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट। किसानों के कर्ज का ब्याज माफ, शहीद सैनिकों के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेगी एनएचआरसी टीम, बीजेपी डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। और 10 साल से फरार आतंकवादी राजस्थान के गंगापुर सिटी से गिरफ्तार, साथियों के पकड़े जाने के बाद 3 राज्यों में काट रहा था फरारी। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हालांकि होना अभी बाकी है, बावजूद इसके पीएम मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। जीत को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल पड़े हैं। करोड़ों की सौगात देने काशी पहुंचे पीएम मोदी ने अपने कार्यों का लेखा जोखा तैयार किया है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा तीसरा कार्यकाल सबसे प्रखर होने वाला है, ये उनका आत्मविश्वास है। भारत उनके कार्यकाल में इकोनॉमी में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ चुका है और अब तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरे स्थान पर आएगा। भारत का आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्र बुलंदी पर होगा। गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। 100 दिन से भी कम समय होने के कारण वे पूरी तरह से चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड भी बनवाया है, जिसमें सड़कों के जाल, सेतुओं के निर्माण से लेकर किसानों के लिए खजाना खोलने तक की बात को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों से अगले 5 साल का एक्शन प्लान भी मांगा है। इसके अलावा उन्होंने मंत्रियों से 100 दिन की योजना भी मांगी है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ संकेत दिया है कि इस प्लान को बनाते समय मौजूदा मंत्री दोबारा मंत्री बनने या न बनने से जुड़ा कोई ख्याल अपने मन में ना रखें। उधर विपक्ष की यदि हम बात करें तो जो इंडी अलायंस को लेकर जो संशय बना हुआ था वो पूरे और पक्के तौर पर अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। यानी बंगाल में भी ममता के तेवर नरम हो रहे हैं और इधर चाहे हम बात दिल्ली की करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या गोवा की बात करें, गुजरात की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें या फिर बिहार की भी बात क्यों ना करें, यहाँ पर लगभग सब कुछ तय हो चुका है। बस सीट शेयरिंग को लेकर डिक्लेरेशन बाकी है। तो हमारे साथ होंगे कई मेहमान इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। तो शुरू करते हैं हस्तक्षेप। चर्चा में शामिल हो उससे पहले सुनते हैं पीएम मोदी ने अपने 10 साल की उपलब्धियों को किस प्रकार बयान किया और क्या वो वादा अब फिर से कर रहे हैं। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना चलाई। कोरोना के बाद भी हमने मुफ्त राशन देना बंद नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गरीब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वो लंबी दूरी तय करे। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। देश के हर गांव में हर परिवार के लिए मुफ्त शौचालय बनाया। इसका लाभ माताओं बहनों को हुआ है। आज देश के गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है। 5 वर्षों से भी कम समय में 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। इसी तरह जन धन खातों से गरीब को
बैंक जाने का अधिकार मिला है। इन्हीं बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है। इन्हीं खातों में किसानों को किसान सम्मान निधि जाती है। युवाओं के लिए भी 2014 से पहली जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज हम उससे 2 गुनी स्कॉलरशिप दलित युवाओं को दे रहे हैं। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई अगला जो 5 साल होगा वहाँ भी उनका तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है, यानी कि वो आश्वस्त है बेहद आत्मविश्वास के साथ और अपने उन्होंने कामकाज को गिनाया है। एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ गए। पहले परिचय करा दें। आनंद साहू, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है डॉक्टर टीना कर्मवीर, आप कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रोफेसर भुवन भास्कर, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। एलजेपी के प्रवक्ता राजेश, आपका बहुत स्वागत है। चिराग शेट्टी, आप आम आदमी पार्टी से हैं, आपका बहुत स्वागत है। आनंद जी, ये जो लबालब भरा हुआ आत्मविश्वास है, पर विपक्ष के पास तो कई सवाल हैं। आपने अपनी जो काम किए प्रधानमंत्री ने गिनाए जरूर, पर विपक्ष के पास उससे कहीं ज्यादा सवाल है, तो कैसे आप उसको काउंटर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनंत कोटि हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। उन्होंने ये जो 10 वर्षों का जो कार्यकाल है वो उसमें एक नई इतिहास रचे हैं और जो विपक्ष हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष जो है दिशाहीन, नेतृत्वहीन, नियतहीन, नीतिहीन और अंधेर अपना वार करते जा रहे हैं और ये वार भारत को जिस तरह वो सब गति को कम करने का प्रयास करने में किसी प्रकार की कसर विपक्ष ने नहीं छोड़ी। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी पूरी तरह से चुके। विकास की जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ। देश का, गांव का, गरीब का जो जीवन है उसमें सुधार कैसे हो रहा है। आज आप बताइए, जो आजादी के 75वां वर्षगांठ मनाने के समय, यानी कि गणतंत्र दिवस की जो 75वां जो कार्यकाल है, स्वर्णिम कार्यकाल है, उस समय हमारे गरीब को इलाज नहीं मिलता था, दवाई नहीं मिलता था, अस्पताल नहीं जा सकते थे, बैंक नहीं जा सकते थे, शौचालय नहीं था, उनके लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए रोजगार के लिए कोई स्वरोजगार के लिए कोई वैसी सकारात्मक सस्टेनेबल कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं था, उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं थी जिससे कि हर घर में जल जाए नल से, उनके लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी जिससे कि हर घर को गैस के कनेक्शन मिल जाए। आज आप बताइए, 10 करोड़ लोगों को घर घर मैंने आजादी के, यानी कि जब 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हम मोदी सरकार आने से पहले केवल 10 करोड़ लोगों, और अभी 22 करोड़ लोगों को हो गया। यानी आप देखिए कितनी बड़ी। एक छोटा सवाल का जवाब और दे दीजिए आनंद जी। आनंद जी, एक छोटा सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपने बहुत उपलब्धियां गिनाई हैं, पर एक सवाल का जवाब जो विपक्ष बार बार मांग रहा है, यूथ को लेकर प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने स्कॉलरशिप दुगुना किया है, उसके अलावा तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। क्यों? कौन सी बात? युवाओं को लेकर, युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी युवाओं को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, और उसमें भी खास करके जो दलित और पिछड़े और आदिवासी जो जनजातीय युवा हैं उनको आवासीय शिक्षा के साथ साथ वजीफा, यानी उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। वो तो ठीक है, उसका जिक्र तो उन्होंने किया, पर रोजगार को लेकर वो क्यों थोड़े नहीं बोल पाए? वो मैं बताता हूँ,
रोजगार के लिए देखिए आज प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। आज एक बात और सुन लीजिए कि ये जो हर गरीब को राशन जो दिया जा रहा है और ये युवाओं को रोजगार देने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का योजना है, आज हमने आदरणीय प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी एंड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी we have to get train our human resource, the youth, manpower, and bridge the gap and need of the time. And around the world, our youth can go and work, and not only in India, but around the world. और इतना ही नहीं, लोकल फॉर वोकल युवाओं को कहा है कि आप रोजगार देने वाला बनिए। आज रोजगार देने वाले इतने बन गए हैं कि पूरे विश्व का जो आर्थिक शक्ति महाशक्ति के रूप में भारत ऐसे वर्टिकल ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका, जापान, कोरिया और ऐसे जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जो राष्ट्र हैं वो भी, रशिया, सब देख रहे हैं भारत की तरफ कि यहाँ के युवा आज पूरे विश्व के इकोनॉमी को ड्राइव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज रोजगार की बात कर करके घूम रहा, ठीक है, जिस अनुपात में हमारी आबादी है, अनुपात में हमारे युवा है, क्योंकि युवा भारत है, उसको रोजगार जितनी चाहिए उस अनुपात में हमें रोजगार की जो बैकलॉगिंग थी उसको पाटने में समय लग रहा है। लेकिन ये मत कहिए कि मोदी जी कहीं चुक रहे हैं, उसके कारण कोई गलती होगी। आप ये बताइए, कई करोड़ युवा केवल ट्रेनिंग जो है बीटेक और ये सब ग्रेजुएट बेरोजगार थे, वो लोगों को भी रोजगार देने का काम सबसे ज्यादा। ठीक सर, मैं फिर रुक करूंगा आपके पास। मैं समझ गया आपकी मोटी मोटी बातें जो आपने कही हैं। मैं जरा कांग्रेस की प्रवक्ता को जोड़ लूं, डॉक्टर टीना कर्मवीर। बीजेपी साफ साफ कह रही है, उनके पार्टी के प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्ष, यदि उनकी बात करें, विपक्ष की बात करें, नियतहीन, नीतिहीन, दिशाहीन, मुद्दाहीन, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर भी आपके इतने सवाल क्यों हैं फिर? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, नमस्कार। अभी लोकसभा चुनाव सामने है। अब मोदी जी जो जगत गुरु हैं, जो ज्ञान के बहुत बड़े भंडार है, उन्होंने सबको लगा दिया है, सारे मंत्रियों को, प्रवक्ताओं को झूठ बोलने में, क्योंकि वो झूठ बोलने में बहुत माहिर है। अब झूठ भी उनको देख के हम कहते हैं कि शर्मा जाता है। मोदी जी से बड़ा झूठा इस देश में कोई है नहीं, क्योंकि उन्होंने लगातार झूठ बोला। उन्होंने आप मुद्दों पर बात कीजिए ना। अब झूठ और सच पे कहाँ जा रही है राजनीति में भी? अब झूठ और सच चलेगा क्या? अब सब लोगों को लगाया है झूठ में कि चुनाव पास में है तो झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलने जाएंगे। लेकिन आज भी आप देखिए यूपी की हालत, जहाँ ये हमसे पूछते थे राजस्थान में परीक्षा लीक को लेकर 50 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा, 400 रुपए का फॉर्म था और वो फॉर्म जो है, वो पेपर जो है वो लीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार खामोश बैठी है। अभी युवाओं के हित की बात कर रहे थे, तो आप एक परीक्षा ठीक से करवा नहीं पाते हैं। ये बड़े बड़े विजन की बात करेंगे, ये विश्व गुरु बनना चाहते हैं। जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, शिक्षक जिन्हें गुरु, आप गुरु के पेट पे लात मारे जा रहे हैं लगातार। यूपी की अगर बात कर ली जाए, 59,000 शिक्षक जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अग्निवीर के तहत 1.5 लाख युवाओं की ज्वाइनिंग नहीं हुई, आज तक वो मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कान में जूं नहीं रेंग रही। उनको तो ये लोग दिखाई नहीं देते। किसान इस देश के अंदर, जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपनी मांग मनवाने के लिए दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मौन है। वो हमें मनमोहन सिंह को मौन कह रहे थे, लेकिन आप बताइए, ज्यादा बोलने से क्या हो जाएगा? आप काम तो करिए ना, विकास के नाम पर आप आए थे सत्ता में। डॉक्टर टीना, मैं आपसे एक सवाल और कर लूं। सवाल तो आप उठाएंगे, या उठाना भी लाजमी है, आप विपक्ष में है और लोकतंत्र में संतुलन इसलिए भी बना भी रहता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं, तो उनके जो ऐसे बयान आते हैं, वो अपने आप में भी बहुत उसकी आलोचना हो रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को वो नशेड़ी यदि कहते हैं, नशे में धुत रहते हैं, तो इसका क्या जवाब होगा कांग्रेस के पास? जी देखिए, जो सत्ता पक्ष में होता है उसका काम होता है काम करने का, और विपक्ष का काम होता है भाषण देने का। ये भाषण है कि पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को कटघरे में खड़ा करना है? सवाल क्यों नहीं उठाएगा? विपक्ष ने उठाएगा तो सवाल कौन उठाएगा? सवाल उठाइए ना। पर क्या उत्तर प्रदेश के सारे युवा नशेड़ी है? देखिए, मैं तो अगर अपने ही प्रदेश की बात करूं, मैं हरियाणा से आती हूँ। युवाओं के पास अभी आप उत्तर प्रदेश का बहुत जिक्र कर रही थी, इसलिए मैंने कहा कि एक सवाल मैं भी कर ही लूं। उत्तर प्रदेश में ही बात कर लेते हैं। देखिए, कितने युवा जो है आज नशे की हालत से जूझ रहे हैं।
आप कहीं भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, नौकरियां नहीं है, पीएचडी कर रहे हैं वो। अच्छा, जो युवा नशे की हालत में है, तो क्या सारे युवा नशे की हालत में है? देखिए आज की हालत ऐसी हो गई है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। और राहुल गांधी जी अब ये सवाल उठाइए ना, ये सवाल करिए ना फिर। प्रधानमंत्री देखिए देश के तो राहुल जी तो वही मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल जी तो बार बार युवा न्याय की बात कर रहे हैं, और राहुल जी ही है जो युवाओं को आज देखिए किस तरीके का हुजूम युवा जो है राहुल गांधी जी के साथ चल रहा है, क्योंकि उन युवाओं को भी पता चल गया है कि आवाज हमारा मुद्दा जो है राहुल गांधी उठा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो सिर्फ वोट लेने के लिए, वोट बटोरने में लगे रहते हैं। ठीक। प्रोफेसर भुवन भास्कर, आपके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का, और आप थोड़े बेबाक भी हैं। जिला समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही आज काशी से, और जो अपनी रिपोर्ट पेश की जनता के सामने, वो जो रिपोर्ट है वो तो अपने आप में तथ्य है ही, और उन तथ्यों को इनकार तो नहीं किया जा सकता है। ये बात तो है नहीं कि 10 साल पहले देश में स्वर्ग उतर चुका था और बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। देश को आगे बढ़ाने में बीजेपी का, सरकार का अपना एक योगदान एनडीए सरकार का रहा है, और उस योगदान के बाद किसी भी सरकार से संभव है कि बहुत सारे काम और भी होने थे जो छूट गए हैं या रह गए हैं, तो आगे वो भी हो जाएगा। क्यों इस रूप में भी लिया जा सकता है? देखिए संजय जी, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे, बनारस में गए थे, और हम सोच रहे थे कि आज वो जरूर बीएचयू की बेटी के घर जाके आंसू पूछेंगे, जिनका रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं ने बंदूक की नोक पर करा। लेकिन प्रधानमंत्री जी वो युवक युवती की बात करना भूल गए। वहाँ पर प्रदेश से या देश से बताना चाहिए था कि वो तीनों युवक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, जो इन्होंने कहा था जुमला, अब वो इनकी गारंटी बन चुका है मोदी जी की। क्योंकि हम देख पा रहे थे मणिपुर में क्या हुआ, हमने देखा पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, हमने देखा हाथरस की दलित बेटी के साथ क्या हुआ, और हमने लगातार इसको आपने शायद ये नहीं देखा कि बंगाल में बेटी के साथ क्या हुआ? बंगाल में बेटी के साथ मैं तो एक चैनल में था, मैंने कहा निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस तरह की बातें नहीं करता संजय जी। नहीं, लेकिन फिर साथ में बंगाल को भी जोड़ दीजिए साहब। हम बेटी बंगाल में नहीं होती है क्या? मैं तो कोई भी राज्य में, राजस्थान में हो तो भी मैं कहता हूँ, आपको पता है संजय जी, आप जानते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि शायद वो छूट ना जाए। संजय जी इससे नहीं हो पाएगा कि वो अगर विपक्ष में हुआ तो पक्ष में नहीं हुआ। और आज आपके जो नहीं, बिल्कुल नहीं, जहां भी हुआ वो गलत ही हुआ है। मैं उसी विषय पे कहना चाहता हूँ संजय जी, ये जो जुमला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, ये देखिए तीनों रेपिस्ट कहाँ के थे। वो बृजभूषण सिंह किस पार्टी के सांसद हैं? अच्छा, वापस आते हैं रिपोर्ट पे, ठीक है ना। ये तो आपने पहले अपनी भावना व्यक्त कर दी, भड़ास निकाल ली विपक्ष के नाते। ये बताइए कि 10 साल के जो कामकाज मोदी जी ने गिनाए हैं, वो कामकाज 10 साल में क्या वाकई बहुत कम गिनाए हैं क्या? बल्कि और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन समय की पाबंदी होती है, इसलिए उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया होगा। मैं तो आपको 2014-2019 का इनका जो घोषणा पत्र कह लीजिए, उसको चुनावी जुमले कह लीजिए, वो याद दिला देता हूं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज किसान और जवान को आमने सामने कर दिया। आनंद जी नोट करते रहिएगा, सबका जवाब आप ही को देना है प्लीज। किसान को आज देखिए, जवान और किसान इस देश में आमने सामने कभी नहीं था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का जो अमृत काल है उसमें किसान और जवान जो है आमने सामने है। ये स्थिति किसान का जो स्वागत होता था, जवान का जो स्वागत होता था फूल मालाओं से होता था, लेकिन आज आप क्या देख पा रहे हैं? वहां पर गोले फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी जा रही है और कीलों से उनका स्वागत हो रहा है। ये नया भारत या अमृत काल देश का चल रहा है। माननीय उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, काला धन छोड़िए, भारत का सफेद धन से क्या आ गया। उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, क्या महंगाई का आलम है पूरे देश से छुपा नहीं है। और नौकरियों और किसानों की बात पर आप देखिए क्या हालत हो गई है देश की। जब इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी, आय तो दुगनी छोड़िए, 750 किसान मारे जाते हैं आंदोलन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही होता है। और देखिए हाथरस, उसके अलावा मैं आपको बताऊं, गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी थार लेके चल देता है किसानों की हत्या के लिए। ना आतंकवादी की आवश्यकता होती है, ना क्रिमिनल की आवश्यकता है। ये नया भारत है और यही भारत का अमृत काल है। मैं आपको रोक रहा हूँ अब, क्योंकि आपके और भी विपक्षी साथी हैं, जरा उनको भी समझ लें। ये बताइए चिराग शेट्टी जी, आम आदमी पार्टी भी भड़ास निकालेगी, जाहिर सी बात है, बीजेपी और ठिकरा फूटेगा ही, लेकिन क्या हम कहीं भी उदारवादी दृष्टिकोण अपना सकते हैं क्या? एक बार फिर से सवाल इसमें आवाज कम आ रही है। हेलो संजय जी, क्या सवाल एक बार रिपीट कर रहे हैं? आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की
और उसमें उन्होंने क्या क्या सरकार ने इन 10 वर्षों में किया है उसका लेखा जोखा दिया। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो काम किया वो काफ़ी था या कहीं और भी बहुत कुछ होना था जो रह गया? थोड़ा सा एक रिपोर्ट कार्ड मैं भी पेश करता हूँ। 2022 तक बोला गया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो हुई नहीं। प्रति व्यक्ति आय की जो बात करी गई थी वो हम ब्राजील से भी पीछे हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में 5 ट्रिलियन तो हुआ नहीं। हर 100 में 3 आदमी ऐसे हैं जिनके पास जीवन बीमा है और एक ऐसा आदमी है जिसके पास एक अतिरिक्त बीमा है जिसकी हेल्थ की बात करते हैं। जन धन योजना की इन्होंने बात करी थी। जन धन योजना में कितने अकाउंट डॉर्मेंट पड़े हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ जो खाते हैं वो डॉर्मेंट पड़े, लगभग 20%। इसके बाद इन्होंने बात की थी उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना में 10% लोग जो है वो एक रिफिल खरीद पाए हैं, क्योंकि इन्होंने पहला सिलेंडर तो दे दिया सस्ता, उसके बाद सब्सिडीज कम हो गई, सिलेंडर महंगा होता गया, लोगों के सिलेंडर नहीं खरीदे। इन्होंने बात करी फिर तो सब्सिडी लागू हो ही गई ना। फिर 10% नहीं तो एक सिलेंडर खरीदा संजय भाई। 10% लोगों ही तो एक सिलेंडर रिफिल करा पाए। आप खुद सोचिए, पूरे साल में आपके और मेरे घर एक एवरेज घर में 6 सिलेंडर अगर लगते हैं तो एक आदमी एक ले रहा है, तो बाकी कुकिंग वो कहाँ से कर रहा है, बाकी खाना वो कहाँ पका रहा है? तो वापस वो वहीं चला गया ना जहां से उसने जर्नी शुरू करी थी। उसके बाद शौचालय की बात करी। शौचालय में नेशनल फैमिली सर्वे ने बोला 20% हाउस को आपने शौचालय बना दिया, वहां पानी नहीं है, वो आज भी बाहर ओपन डिफेकेशन कहते हैं। नेशनल फैमिली सर्वे बता रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। फार्मर्स की आएगी तो किसानों की आमदनी की जो बात करें तो छोड़ दीजिए, किसानों के साथ जो हाल किया जा रहा है, आज जो वहां पर उनकी पिटाई की जा रही है, गोलियां चलाई जा रही है, वो अलग कहानी है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा बोला गया 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर है, तो 80 करोड़ लोगों को कैसे राशन मिल रहा है? ठीक, मैं ये जानना चाहता हूँ। समझ गया सर, बहुत लंबी फहरिस्त है आपकी भी। जरा एलजेपी के प्रवक्ता से भी समझ लेते हैं। भाई राजेश जी, जरा आप ही बताइए, आप तो सहयोगी हैं और समझाएंगे कि बीजेपी ने जो एनडीए सरकार ने जो काम किया है वो कितना ऐतिहासिक है और क्या वाकई विपक्ष के जो आरोप है वो ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं? नहीं, विपक्ष तो आरोप जो लगा रहा है वो बौखलाहट में लगा रहा है। ये लड़ाई जो है ये भ्रष्टाचार बनाम जो है विकास की लड़ाई है, और विकास की जो नई गाथा लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आज एक श्वेत पत्र जारी कर डंके की चोट पर उन्होंने देशवासियों के बीच रखा, और कोई देशवासी इसे इनकार नहीं कर सकता विपक्ष के अलावे, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को चीज नहीं है। पिछले 60 सालों में इन लोगों ने पूरे देश को सिर्फ लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। ये बता दे, इनको भी जारी करने का मौका दिया था। और ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की, ये बात करते हैं विकास की। अरे विकास पे तो इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप महिला सुरक्षा की अभी बात कर रही थी हमारे काबिल दोस्त, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि बंगाल की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस कदर जो है आपत्तिजनक उस पर टिप्पणी भी दर्ज कराई थी। शर्म आनी चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नई ऐतिहासिक इबारत लिखी है उसका कोई सानी है क्या? ये भ्रष्टाचारियों का जो जमावड़ा खड़ा हो रहा था इंडी अलायंस के स्वरूप में, आज क्या हो गया इनको? ये स्वार्थ की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। क्या हो गया आप ही बताइए ना, क्या हो गया? एक सिवाय नीतीश कुमार के सभी एकजुट हो ही गए ना, दिख रहे थे, और आज जो है ढहता हुआ कुनबा ये भी नजर आ रहा है। सर एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार के अलावा तो सभी अब एकजुट होने ही लगे ना। नहीं, कौन एकजुट हो रहा है? उत्तर प्रदेश में एकजुट हो गए। अरे भाई, एक दिल्ली में हो गए। मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में अलायंस होगा, पंजाब में नहीं होगा, महाराष्ट्र में हो गए, इसके बिहार में है ही आपके आरजेडी के साथ कांग्रेस। सीट चाहिए। ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है? ये सरसों की राजनीति कब तक चलेगी? धर्म खाता खोलकर कौन चल रहा है सर? प्रधानमंत्री की नीति, नियत और जो दूरदर्शिता है, विश्व फोरम पे एक डंका बज रहा है। जिन देशों में जाते हैं रेड कारपेट वेलकम होता है, और पूरा विश्व जो है आज भारत की ओर नजर टिकाए हुए है, और जहां भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाते हैं देखते बनता है। तो यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस रूप में सुदृढ़ हुई है। अच्छा, लेकिन ये बताइए राजेश जी, एनडीए की सरकार आगे ले जा रही है। ठीक है, ये लाख आरोप लगा लें सर, लाख आरोप इसलिए लगा रहे हैं ना। आज बताए ना कि 10 साल में 10 साल पहले कितने घरों में शौचालय? सुनिए ना, इस 10 वर्ष की बात कर लेते हैं ना हम लोग, ज्यादा अच्छा है।
अब 10 साल पूर्व चलेंगे तो उससे 10 साल पूर्व भी चलना पड़ेगा, फिर उससे 10 साल पूर्व चलना पड़ेगा, तो उसमें तो सर 24 घंटे कम पड़ जाएंगे हमें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 वर्ष ठीक ठाक समय होता है सर, 10 वर्ष का लाइन होती थी, आज घर पहुंचा के गैस उपलब्ध है। हाँ, ठीक है, ये बताइए ना जिन चीजों के लिए अरे राजेश जी सुन लिया कीजिए ना सवाल। राजेश जी मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ आपसे, राजेश जी कुछ सवाल कर रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ, मेरा सवाल सिर्फ सुन लीजिए। अच्छा आनंद जी आगे, उन्हीं से आनंद जी भाई, आप पर बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, कांग्रेस की भी है, समाजवादी पार्टी की भी है, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लंबी फहरिस्त के साथ आप पर आरोप बढ़े हैं। यदि आपने सुना हो तो सीधे जवाब दे दीजिए, नहीं तो मैं दोहराऊंगा फिर। मैं देखिए इस तरह से पहली बात तो इन्होंने कहा कि रोजगार का विषय उठाया, फिर महंगाई का उठाया, फिर बेटियों का बलात्कार का विषय, ये लोग फिर बेटियों का बलात्कार का विषय, ये लोग क्या बेटियों के सुरक्षा की बात करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के बेटियों का तमाम आज देश के तमाम विभाग में महिलाओं को, बेटियों को इतने उच्च स्तरीय सब रोजगार में, चाहे व्यवसाय में, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में, चाहे शिक्षा में, खेल में, हर तरफ बेटियों का परचम डंका बज रहा है। ये मतलब नहीं, इन्होंने उन बेटियों का जिक्र किया जिनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, रेप हुआ। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी सुषमा स्वराज जी का उनका जो उनको याद कर रहा था, हम लोगों ने, सब लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया जी। वो कहती थी ये बहरी है, ये गूंगी है, ये लंगड़ी है, ये लूली है। ये कांग्रेस जो है न इसको देश की आवाज समझ में आता है, न बेटियों का, न किसी का, न किसानों का। आज ये लोग ये कह रहे किसान मर गए, अरे तुम लोग तो मरवा दिए, तुम लोगों के वजह से तो किसान मरे। आज भी देश के किसानों को गुमराह करने का काम कौन कर रहा है? ये आज देखिए संजय जी, आप सवाल इनकी मैंने सुन लिया। ये आज ये कह रहे थे किसान और जवान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अरे शर्म आनी चाहिए। आज किसान सम्मान निधि और किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए जो सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनाओं में आर्थिक शक्ति को इतनी ज्यादा दी गई है, जैसे सड़क। आ रहा हूँ डॉक्टर टीना, वेट कीजिएगा, शॉर्टिंग बैच मत कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर टीना मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, प्लीज वेट, प्लीज वेट। नाम के व्यक्ति ने 21 साल का युवा, देखिए मैं ऐसे नहीं डिबेट करता हूँ, प्लीज ऑडियो म्यूट किया जाए। मेरे पास जो ये इतने मैं पूरा समय दूंगा आपको, प्लीज वेट कीजिए। हाँ बोलिए आनंद जी, अपनी बात पूरी करें। संजय जी मुझे आप बोल रहे हैं वेट करने के लिए? नहीं, मैंने डॉक्टर टीना को मैंने मना किया, आप तो अपनी बात पूरी करें। आनंद जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं संजय जी देखिए ऐसा है, मेरा ये कहना है कि आज देखिए जिस तरह से आप बताइए सड़कों की जाल, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके बाद राष्ट्रीय जो नेशनल हाईवे है, आज पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों की जाल बढ़ी है। आज उसमें उसके कारण रोजगार कितने बने। ये तो आपका पक्ष है, मजबूत पक्ष है। स्टील में, सीमेंट में, लेकिन सर सवाल का जवाब भी तो आप ही से चाहेंगे ना। वोकल फॉर वोकल में, नहीं ठीक कह रहे हैं आप सर। ऐसे स्ट्रीट वेंडर, स्वनिधि योजना आप देखिए संजय जी स्वनिधि आप पीएम स्वनिधि, बड़े सारे यहाँ भाषण दे रहे हैं कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के। उनको पूछिए स्वनिधि का मतलब क्या है, नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आज उसकी एक भी किसी आम आदमी पार्टी सरकार या कांग्रेस की जहां सरकार रही है वहां इन लोगों ने कोई कार्यक्रम किया नहीं किया, केवल गालियां देना, लोगों को मतलब भ्रमित अच्छा, एक ही बताइए सर, गुमराह करना। विपक्ष का कुछ सवाल मैं पूछ लेता हूँ सर। प्रधानमंत्री जी को कोसते रहे और प्रधानमंत्री सर जी आप सुन तो लीजिए करते रहे। सर। आनंद जी आप ही सवाल है। विपक्ष के जो कुछ सवाल है, जैसे कि आपकी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी स्मार्ट सिटी, अभी तक क्या उसका हाल आपको बेहतर मालूम है। स्मार्ट विलेज का भी कॉन्सेप्ट आप लोग लाए थे, वो भी कहाँ है पता नहीं चल पाया। और जिस कौशल विकास योजना की बात आप कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे। संजय जी एक बार बताइए, सुनिए। हाँ बोलिए। आज स्मार्ट सिटीज के ऊपर आप देखिए पहला काम क्या होता है,
पहले स्मार्ट सिटीज का पूर्ण रूप से आर्किटेक्ट, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी के माध्यम से पूरा सिटी का मैपिंग होता है, चाहे वो सीवेज हो, चाहे वो वाटर सप्लाई हो, चाहे वो बाकी और ठीक है, मैं समझ गया। सभी का तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये 5 साल में संभव नहीं है, उसके लिए कम से कम 20-25 साल चाहिए होगा, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, कहने का मतलब उसमें टाइम लगे। क्यों? क्योंकि जो पुरानी अवसंरचनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी को तुरंत तोड़ के, अगर हम बिल्डिंग को, सारे लोगों का घर को तोड़ के अगर बनाएंगे नई सिटी, स्मार्ट सिटी, तो फिर उसमें भी बहुत सारे धन और अच्छा, युवाओं को आपके लक्ष्य के मुताबिक रोजगार पाने में कितना वर्ष लग जाएगा? टाइम लगता है सर, युवाओं को आपके मुताबिक रोजगार पाने में कितना वक्त लग संजय जाएगा? जी, रोजगार देने वाला देश बन रहा है भारत। वो कब तक पूरा बन जाएगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ऑफ द वर्ल्ड के लोग इंडिया में जॉब लेने के लिए आ रहे हैं, और ये काम क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ। भारत के लोगों चीना में आ रहा हूँ, आपके पास समय पूरा दूंगा, वेट कीजिएगा। ऑडियो न्यूज़ वाला और 10 साल में संजय जी, आने वाले 10 साल में एक भी आदमी बेरोजगार नहीं होगा। ये अच्छा, आप आने वाले 10 साल की गारंटी ले रहे हैं? गारंटी दे रहा हूँ। उसका कारण ठीक, है समझ गया सर। आज जो हमारी, आप बताइए, ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 60 से 70, वो सीधे 120 से 140-50 हो गया। डबल हुई कि नहीं हुई? इसी तरह किसानों की आमदनी संजय जी दुगुनी तो नहीं हुई सर। देखिए, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी हो रही थी। कि प्रधानमंत्री सम्मान, जो किसान सम्मान टाइम फ्रेम आप ही लोगों ने दिया था सर, उनके खाते में, उसके कारण किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई। नहीं, सही बताइए ना, टाइम फ्रेम तो आप ही लोगों ने दिया था ना, हमने तो पूछा भी नहीं था उस समय, हमसे पूछा भी नहीं किया था। 2022 तक आमदनी दोगुनी हो जाएगी, आप ही लोगों का कहना था सर। हुआ क्या? देखिए, मैं आमदनी डबल हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं। आज आप बताइए, जो किसान की जो योजनाएं बनी थी, उसको अगर डीरेल करने का षड्यंत्र अगर किसी ने किया, तो किसने किया? कांग्रेस ने। बाकी राज्यों में आज न तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में हमारी तो सरकार नहीं है, वहां आंदोलन क्यों नहीं हो रहा संजय जी? ये कांग्रेस से पूछिए ना। ठीक, नहीं, मैं तो पूछ लूंगा सर, मैं तो जब आपसे पूछता हूँ तो विपक्ष से भी पूछता ही हूँ। दक्षिण में, मैं समझ गया। मैं दक्षिण भारत, डॉक्टर टीना को अब जो, मैं समझ गया सर, रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। आनंद जी प्लीज रुक जाइएगा, ठीक है? आनंद जी रुक जाइएगा प्लीज, मैं अब डॉक्टर टीना को सुनना चाहता हूँ, कांग्रेस को। परेशान करके देश को डीरेल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक, डॉक्टर टीना, आपकी ऑडियो जैसा अनम्यूट कर लीजिए, मेरे तक तो आवाज नहीं पहुंची। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो आनंद जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, और ये बात तो सही है कि भाई दक्षिण भारत इस आंदोलन से पूरे और पक्के तौर पर गायब है, पूर्वी भारत पूरे और पक्के तौर पर गायब है, ये पंजाब के किसान और कुछ चुनिंदा संगठन इसमें ज्यादा मुखर होकर सामने आ रहे हैं, और जबकि वो राइट भी नहीं दिया है लोगों ने कि आप हमारे बिहार पर इस तरह से फाइट कीजिए। एक तो ये तो आप पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस भड़का रही है। दूसरा कि जो कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, ये अपने आप कहते हैं कि हमने माइलस्टोन टच किया है, और जिस रोजगार को लेकर आप कह रहे हैं, कहते हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला देश भारत बनेगा, और ये विदिन 10 ईयर्स कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब बताइए जी। मैं आपके पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखिए, ये रोजगार कहाँ दे रहे हैं? ये रोजगार इजराइल में दे रहे हैं, जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ एक साथ मोदी जी कहते हैं कि हम तो एक फोन कॉल से यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, वहां इनको युवाओं को वहां भेज रहे हैं। हरियाणा से 10,000 गए हैं और कुछ उत्तर प्रदेश से भी गए हैं। कृषि पर बात कर लेते हैं। इन्होंने बहुत इतनी लंबी जुबान से वादे कर दिए, एमएसपी की गारंटी देंगे, और इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो बार बार मोदी जी पूछते थे एमएसपी कब देंगे, एमएसपी कब देंगे, तब इनको बजट का बाहर नहीं दिख रहा था। लेकिन ये दूध पीछे बच्चे होते हैं ना, जिनमें ज्ञान नहीं होता, उस तरीके की इन्होंने नीतियां लागू करी, बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे। उसके बावजूद भी जब ये सत्ता में जनता ने इनको बैठा दिया इनके झूठे वादे करके, लेकिन इन्होंने किस बात की गारंटी दी? इन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था। आज युवा जो है, आप ही देख लीजिए कि सड़कों पर है, और वो आंदोलन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भड़का दिए। तो कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस अगर युवाओं के मुद्दों को नहीं उठाएगी तो आनंद जी आपकी आवाज म्यूट है, प्लीज वेट कर लीजिएगा। आवाज जो है
हमारी आवाज संसद में नहीं सुनी जाती। लेकिन उसके बावजूद भी 146 के सांसद सस्पेंड कर दिए, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार युवाओं के मुद्दों को उठा रहे, किसान के मुद्दों को उठा रहे, नारी के मुद्दों को उठा रहे। और वो बार बार बोल रहे हैं कि न्याय का हक मिलने तक, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और देखिए, आप चुनाव जीत जाते हैं देश के प्रधानमंत्री, ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आप बताइए एक ही व्यक्ति अगर आंदोलन, अरे भाई, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है तो बीजेपी का कसूर थोड़ी है, ये भी तो एक बात है ना। ये देखिए किस तरीके से भारत रत्न देकर ये अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, अकाउंट से पैसा चोरी कर रहे हैं, और ये कहेंगे वित्तीय आतंकवाद बीजेपी ने शुरू किया है। आप बताइए इनकम टैक्स दिया बीजेपी ने, लेकिन ये सवाल गायब है। और जिस तरीके से देखिए, मैं तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ, लेकिन मीडिया ने कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को अनाथ कर दिया। आज तो हमारे समय में तो कागज फेंक के मारे जाते थे कि सवालों के जवाब दीजिए, आज क्यों नहीं सवाल पूछे जाते? आज जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों के अकाउंट से, डॉक्टर टीना देखिए, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। डॉक्टर टीना प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर टीना, मैं आप ही से मुखातिब हूँ, अभी कोई और मेहमान से नहीं मुखातिब हूँ, मैं आप ही से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने कौन से संभावित प्रश्न हैं जो बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता से हमने नहीं पूछे हैं या हम नहीं पूछते, और हमारे पास जितने भी सवाल होते हैं उसका जवाब हम आपसे नहीं मांगते, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इस लाइन को प्लीज हटा दीजिए। पहली लाइन में ये बोला कि आपके चैनल को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने कहा बाकी चैनल तो सिर्फ मोदी नामा पढ़ रहे हैं, बाकी चैनल तो सिर्फ और सिर्फ मोदी नामा पढ़ रहे हैं, उन्हीं के गीत गा रहे हैं। लेकिन एक बार भी कब दिखाई उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा? जब नहीं, ऐसा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा मीडिया ने दिखाई है और न्याय यात्रा भी दिखाई जा रही है। जब हेमंता ने यात्रा को रोका तब जरूर दिखाई, इसलिए हम हेमंता का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कुछ तो। आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बहुत संक्षेप में बोलिए, क्योंकि बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आनंद जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, प्लीज बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं संजय जी, मैं विगत यानी कि 10 वर्षों के अंदर पूरे भारत की यात्रा की, आदि यात्रा भी की और जमीनी स्तर पर जाकर के भी देखा है, और करीब 49 देश जाकर के मैं आया हूँ पूरे वर्ल्ड में जी। और इजराइल भी कई बार गया। और ये मैडम इजराइल की बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस इजराइल की भी कोई नीति को समझ जाती और उनके साथ उनके नीतिगत जो कृषि क्षेत्र में जमीन का सुधार किया, आपको पता है। डॉक्टर टीना, हमारे कार्यक्रम के बीच बोलने की इजाजत नहीं है, प्लीज वेट कीजिए। कॉमर्स ने मुझे चीफ गेस्ट बना के बुलाया, और ये मैं इजराइल में जाकर के मैंने देख के आया कि चारों तरफ से खरा पानी, समुद्री पानी और बंजर मिट्टी, धूल, बालू वाली, उसमें खेती, और उसको खेती करके स्वावलंबन करके। तो सर, उनकी इच्छा शक्ति है ना, अपने देश में तो अपीजमेंट पॉलिसी ज्यादा हावी रहती है ना। इजराइल ने किया, और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने हमारे किसानों का खून पिया। सर, अभी कांग्रेस को भी बोलेंगे 10 वर्ष तो आपके हो गए सर। रुपया दिया कांग्रेस ने? नहीं दिया। हम लोग तो दे रहे हैं ना संजय जी, बस उसकी बात कीजिए ना। और एक बड़ी बात आप बताइए संजय जी, ई रिक्शा किसने दिया? ई रिक्शा में कई करोड़ लोगों को रोजगार मिला। ई रिक्शा का कानून और ई रिक्शा देने का काम किसने किया? उसके बाद स्वनिधि, मैंने इस रेडी पटरी वालों को 10,000 से लेकर 10 लाख रुपया देने। ठीक, मैं आपको रोक रहा हूँ सर, क्योंकि बाकी लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज रुक जाइएगा। हो गया आनंद जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइएगा, सहयोग कीजिए प्लीज, क्योंकि समय की पाबंदी होती है, मेरे पास 1 ही घंटा होता है, उसमें सबको न्याय देना होता है। भुवन भास्कर जी, प्रोफेसर साहब, देखिए, ये बात तो नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किए हैं, सरकार ने कई क्षेत्रों में जो इच्छा शक्ति दिखाई है उसका हम लोग परिणाम भी देखे हैं। हाँ ठीक है, किसी भी सरकार का काम एक विकास, एक निरंतर प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान कुछ बातें थोड़ी कम रह जाती है, कुछ ज़्यादा रह जाती है। आप आज विपक्ष में हैं तो आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आप पर भी उतने ही सवाल होते हैं। जब उत्तर प्रदेश में आपकी सत्ता थी तो उस पर बहुत सारे सवाल थे। आपने कहा कि हमने बहुत काम किए, लेकिन 2017 आते आते आपकी सरकार जाती चली गई। तो सवाल तो है, लेकिन इसको यदि सारगर्भित सार्वभौमिक रूप से यदि हम जानना चाहें आपसे, तो जो दावे हैं जो इन्होंने किए हैं वो कितने मजबूत हैं, और जहां रह गए हैं वहां क्या वाकई वो इतने बड़े कारण है कि आप चुनौती दे पाएंगे? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं संजय जी
जो दावे हैं इनके वो खोखले हैं और जो आंकड़े हैं वो इनके गुलाबी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो भारत का जो नया स्वरूप जिसे अमृतकाल कहते हैं, इसी अमृतकाल में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद इसी संसद में जो देश का लोकतंत्र का मंदिर होता है एक अल्पसंख्यक समाज को गाली देता है और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इसी देश में संसद पर हमला हो जाता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है। देश का अमृतकाल ये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी एक बात आई थी कि इजराइल भेजने की, जब वहां पर युद्ध प्रदेश में क्या कोई अपने बालक को भेजना चाहेगा? और मैं एक बहुत बड़ी घटना बताना चाहता हूं। एक युवक के मम्मी पापा कल टेलीविजन में रोने का काम कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने हेल्पर के रूप में रूस में अपना बालक को भेजने का काम करा और रूस ने उसको वहां पर उस युद्ध के लिए भेज दिया सैनिक बनाकर। ना उसकी ट्रेनिंग हो पाई ना कुछ हो पाई। यहाँ पर वो केवल हेल्पर के लिए गया, वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझे हेल्पर की नौकरी के लिए भेजा गया है, लेकिन वो वहाँ पर जाके युद्ध में जुड़ गया। ये देश की स्थिति आज नौजवानों की आदरणीय मोदी जी ने कर दी है, जिनके नेतृत्व में रूस में यदि हेल्पर को यदि सैनिक बना दिया तो उसमें मोदी जी कहाँ से कसूरवार है? मैं कह रहा हूँ आज वो हर चीज में यदि मोदी किसी घर में घरेलू तनाव हो रहा है उसके लिए भी मोदी जी कसूरवार हो जाए। संजय जी मैं पूछना चाहता हूँ आप अपने शहर में ही नौकरी करना चाहते हैं, आप अपने गांव में ही नौकरी करना चाहते हैं, आप अपने प्रदेश में ही नौकरी करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्यों जहाँ संभावनाएं मिलेंगी वहां जाएंगे। नहीं तो हम गांव से दिल्ली आए सर। मैं कह रहा हूँ गांव से आप दिल्ली आए, विकास के लिए आप आए, लेकिन उसका तो दिल्ली मेरे देश की राजधानी है, उसका तो जीवन खतरे में आ गया। उस बालक ये एक अलग इश्यू है, खतरे में आ गया। सरकार विदेश मंत्रालय उस पर गौर करे और सहयोग करे और विदेश मंत्रालय सहयोग करता रहा है, इतिहास भी गवाह है। आप ये देखिए परीक्षा लीक का किस पर असर पड़ रहा है? आप परीक्षा लीक पर सवाल करिए ना साहब। परीक्षा लीक का किसका? ये युवकों का। अब नोट कर लीजिए प्लीज, मैं आपका चाहूंगा। 109 की युवतियां ठंड में बैठी रही धरने पे योगी सरकार के खिलाफ। ये युवाओं की बात करेंगे? युवाओं की बात आप करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में परीक्षा लीक का मामला वाकई लगातार जब से सरकार बनी है ये लीक का इशू जो है खत्म नहीं हो रहा है। बावजूद इसके सरकार की सारी कोशिशें, सरकार की सारी एजेंसियां इस पर लगी रहती है। पता नहीं कौन है सरगना जो हर बार युवाओं के साथ वो ठग लिया जाता है, युवाओं को युवा जो है ठगा हुआ महसूस करते हैं। आनंद जी इसका जवाब दे ही दीजिए, फिर उसके बाद ही मैं जाऊंगा बाकी दो मेहमानों के पास। देखिए संजय जी देखिए, ये युवाओं के साथ ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस प्रकार का घटना केवल सर जनता ने आपको वोट देकर चुना था सर। देखिए मैं अभी रांची में हूँ। रांची में कभी भी चुनाव ये क्यों नहीं बोलते हैं कांग्रेस के और ये बाकी उनके दलदल ये सब क्यों नहीं बात करते? यहाँ एक बार भी कोई भी परीक्षा यहाँ पर हमेशा कैंसिल ही हो रहा है। हर युवा रो रहा है यहाँ पर, ये नहीं दिखाई दे रहा है। और ये लोग को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर उत्तर प्रदेश की बात कह दीजिए ना सर। हट गया सर, ये तो सच है ना, आप तो मानेंगे ना कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और बनता रहा है। युवाओं को ठगा जाता है, बेचारे कितने मेहनत करके जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और बेरोजगार जो युवक जो होते हैं उनके माता पिता का क्या हाल होता है। इसका भी पर्दाफाश होगा और युवाओं को न्याय मिलेगा। कब मिलेगा सर? मोदी और योगी की जुगलबंदी है। यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है, वहां भी इसका पर्दाफाश होगा। ये मैं कह रहा हूं दावे के साथ। ये भी कोई ना कोई जरूर इसमें राजनीति है। तो पर्दाफाश कीजिए ना, जो भाई आप केंद्र में, आप राज्य में, अब उसके बाद भी आप दूसरे पर ठिकरा फोड़ेंगे तो ये कहां तक न्याय संगत होगा सर? ऐसे जो भी लोग हैं उनको बाहर निकालिए। मैं कौन सा ठिकरा फोड़ रहा हूं? आज एक बार बताइए। बिल्कुल जैसे ये जितने भी गुंडे माफिया सब लोगों को चुन चुन के ठिकाने लगाए जा रहा है, ये भी जाएंगे, बचेंगे नहीं सर। युवा तो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं ना। अब ये वहाँ यूपी में वो नहीं रह गया। Anyway, और बाकी लुटेरों का गिरोह। मैं समझ गया सर। चिराग शेट्टी जी, अब आपकी बारी है, उसके बाद मैं राजेश जी के पास जाऊंगा जो एलजेपी के हैं, बीजेपी के सहयोगी। चिराग शेट्टी जी, ये तो कहते हैं कि हमारी एक इच्छा शक्ति है और संकल्प के साथ हम चल रहे हैं, और संकल्पों के जरिए देश में अप्रतिम योगदान इनका रहा है, और आने वाले समय में नए प्रतिमान को ये गढ़ने वाले हैं, और कीर्तिमान तो है ही। क्या आप विपक्ष को ये पच नहीं रहा है? चिराग शेट्टी जी। संजय जी शायद कुछ वॉइस में दिक्कत है, बट जो कीर्तिमान उन्होंने गढ़े हैं वो तो है ही ना। देखिए चरम पर आपकी बेरोजगारी है इस समय पर, डॉलर का रेट कहाँ पे चल रहा है, इकोनॉमी की हालात क्या है वो तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है।
किस तरह से एनपीए बढ़ रहे हैं, किस तरह से 15 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए जाते हैं, 3,45,00,000 करोड़ रुपए बिल्कुल डिफॉल्टर्स। इसका मतलब होता है कि मर्जी से पैसा नहीं देते, कॉर्पोरेट घरानों का 1,84,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया जाता है। किसान जब बोलते हैं कि एमएसपी की बात करेंगे तो बोलते देश के पास पैसा नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आती कौन सा कीर्तिमान स्थापित करें, किस तरफ का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि 15 लाख करोड़ रुपए का जो राइट ऑफ किया गया वो, या कॉर्पोरेट घराना का जो 1,84,000 करोड़ रुपए माफ किया गया, और जो बेचारे किसान आज सड़क पर बैठकर एमएसपी मांग रहे हैं, जिनको कभी खालिस्तानी, जिनको कभी आतंकवादी, जिनको कभी क्या बोलकर जिस तरीके से आज उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक राज्य का मुद्दा है, पर पूरे देश में आज किसान परेशान है। अब देखिए पूरा देश में कहाँ आंदोलन हो रहा है सर? हम भी तो देखना चाहेंगे ना अपने मीडिया के चश्मे से। बताइए तो सही, आप लोग तो ये बता देते हैं, पूरे देश के किसान कहाँ सड़क पे उतरे हुए हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं ही पूछ रहा हूँ बहुत बड़ी विनम्रता से, आपके पास यदि कभी फैक्ट फाइंडिंग्स हो तो बता दीजिएगा। किसान परेशान हो सकते हैं, मानता हूँ, और संतुष्ट करना किसी भी सरकार के वश में नहीं है। वो जो भी सरकार रहेगी, जिसकी भी रहेगी, उन पर सवाल उठेंगे, चाहे राज्य की बात हो, चाहे पंजाब में भी एमएसपी गारंटी का कानून देने की बात हो रही थी, कहाँ गया वो? आपकी सरकार आई, अभी तक 2 साल तो हो गए लगभग, क्यों नहीं गारंटी दी आप लोगों ने कानूनन? तो सवाल तो आप पर भी है फिर। संजय जी, जहां पर भी जरूरत थी वहां पर भी हमने उस तरह की खरीद की है, चाहे मूंग को लेकर खरीद थी वो भी करी गई है, और जो एमएसपी की बात थी वो भी बात चल रही है। हमारे ही मुख्यमंत्री थे, हरियाणा वाले मुख्यमंत्री। सर, आपने एमएसपी दिया राज्य के किसानों को? आपने राज्य के किसानों को एमएसपी गारंटी वाला कानून दिया जो आपने वायदे किए थे पंजाब में? वो एमएसपी पंजाब और हरियाणा में मिलती है, किसी और राज्य में मिलती है? पंजाब में आके जो बिहार का किसान, सर, तो केंद्र तो कहती है कि हम ये एमएसपी दे रहे हैं, कहाँ किसान संतुष्ट हो रहे हैं? वो तो कहते हैं गारंटी वाली बात करो आप हर किसान के लिए। अब आपके मामला आया तो आपने ये तर्क दे दिए, यही तो दिक्कत है सर। खैर कोई नहीं जी। अजय राजेश जी, भाई विपक्ष जो कह रहा है उनके आरोप में दम भी है, ऐसा नहीं कि आप सिरे से खारिज कर सकते हैं, लेकिन आधा चश्मा है उधर और आधा चश्मा आपके पास है। पूरे चश्मे को यदि हम लेंस लगाकर देखें हम, तो वाकई लगता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा खाली है। बस यही संजय जी मैं कहना चाहता हूं कि देखने का नजरिया है कि आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है। आप तो आधा गिलास भरा हुआ दिखा रहे हैं। बुनियाद निराधार प्रपंच और आरोप प्रत्यारोप लेकर ये जो आज के डिबेट में आए हैं लोग, मैं समझता हूं कि इनको आज किसानों की चिंता हो रही है। इन्हें एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आज के 10 वर्ष पहले महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में वो कपास के खेतिहर मजदूर कितने लोग पेड़ों में लटक कर और फांसी लगाकर मरे हैं। इन्हें तो किसानों से माफी मांगना चाहिए, और किसानों के खासकर मुद्दे पर इन्हें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अच्छा, इनको है ही नहीं अधिकार। आज किसानों की आर्थिक स्थिति और उनका जो उत्पादन है और उसका फसल का जो क्रय मूल्य है, बिहार में है ना, इतनी गुना बढ़ाई गई है बिहार में शासन काल में है ना, इन्हें यह तुलना कर लेना चाहिए। राजेश जी, पटना में है ना। अरे भाई, बेबुनियाद निराधार। राजेश जी सुन तो लीजिए, क्या देशवासियों को बरगलाना राजेश जी चाहते हैं? 30 सेकंड में जवाब दीजिए, क्योंकि अब मुझे वाइंड अप करना है, आनंद साहू जी के पास भी जाना है। 30 सेकंड में बता दीजिए, आप पटना स्टूडियो में है, बिहार के किसान कितने खुशहाल हैं, बता दीजिए आप। बिहार के किसान आज खेतों में, हर खेत में पानी पहुंचाने का जो संकल्प था, वह आज देख लीजिए 90% से एबव जो है खेतों में सीधी सिंचाई की व्यवस्था है। राजेश जी, सरकार द्वारा ये राजेश जी, मैं भी बिहार से ही आता हूँ, विश्वास मानिए, निश्चित तौर पर बहुत नजदीक से मैं बिहार को जानता हूँ। बिहार में किसान, सर, बिहार में कैनाल सिस्टम तो कुछ चंद जगहों को छोड़ दिया जाए तो पूरा बिहार आपको भगवान भरोसे रहता है, मौसमी बारिश के भरोसे। आप नलकूप योजना की बात कर रहे हैं, दम तो नहीं भर रहे हैं ना? नहीं सर, नहीं, सवाल दूसरा है कि देखिए, सवाल सब पर, सारी सरकारों पर होता है। हत्या तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, ठीक है, लेकिन सवाल तो उठेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी बुरी स्थिति है जी, तो यहाँ किसान आंदोलन करते। हाँ, ये बोलिए कि बिहार में किसान आंदोलन में नहीं है, गरीब है लेकिन आंदोलन नहीं करता है। भूमि रही है, ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। ये किसानों की स्थिति यहाँ
कहीं ना कहीं पहले से कई गुना सुधार हुआ है। बिहार सरकार ने मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी, वहां पर छोटे लघु और सीमांत किसानों का क्या हाल होता है बिहार में हम सब जानते हैं। बेचारे औने पौने दाम में अपनी फसल को बेचते हैं। सवाल बहुत है सर, छोड़ दीजिए। खैर आनंद साहू जी, आपका लास्ट कमेंट ले लेता हूं मैं, क्योंकि यह अन्याय होगा यदि सत्ता पक्ष से मैं पूरे तौर पर पक्के तौर पर जवाब न ले लूं, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। आप सब बहुत संक्षेप में बोलिएगा। मोदी जी ने जो काम गिनाया है वो काम है, आंकड़े हैं, वो एक तथ्य है। पर मोदी जी ने जो नहीं गिनाया है वो भी एक तथ्य है जो विपक्ष गिना रहा है। कैसे आप संतुलन बिठा पाएंगे, क्योंकि विपक्ष भी कमर कस चुका है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में जुट चुका है। ये अलग बात है कि आप 400 पार के दावे कर रहे हैं और तीसरे कार्यकाल की तो घोषणा तक कर दी मोदी जी ने। देखिए संजय जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कहा कि 370 भाजपा और एनडीए 400 पार जी, ये मोदी की गारंटी है। इतने सारे कार्यक्रम लेकर के, इतनी सारी योजनाओं को साथ लेकर के, और एक भी भ्रष्टाचार नहीं होने देना 10 सालों में। और पहले की जो भी घटनाएं रही उसको छोड़ दीजिए, आज चांद से लेके सूर्य तक आज अध्ययन करने के वैज्ञानिकों को इतना साहस, हर प्रकार से सहयोग, और हमारे जो सैनिक हैं देश इन्हें विश्व में झंडा भारत का लहरा रहे हैं। और चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, सागर तो इसी आत्मविश्वास के साथ आप लोग भी जाएंगे और लोग आपको पसंद करें, ऐसी आप बात को लेकर पहले से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद आनंद साहू जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस की ओर से राय रखने के लिए, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भुवन भास्कर जी पार्टी की ओर से अपनी अहम राय रखने के लिए, बहुत धन्यवाद चिराग शेट्टी जी आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी टिप्पणी देने के लिए, बहुत धन्यवाद राजेश जी एलजेपी के प्रवक्ता का आपकी पार्टी की ओर से राय रखने के लिए। लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड है, वो अपनी जगह है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री ने आज काशी में अपनी बात रखी है, वो विपक्ष को कहीं ना कहीं लगता है कि उसे और जोरदार विश्वास के साथ कटघरे में खड़ा करने की विपक्ष कोशिश करेगा। लेकिन हाँ, क्या वाकई इतनी आसान राह है विपक्ष के लिए मोदी को चुनौती देना? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हस्तक्षेप में इतना ही। सहारा पड़ा। ये उत्सव की सरजमी है त्योहारों का दयार, गीतों में डूबा चप्पा चप्पा, मेलों में मस्ती बेशुमार। जिंदगी बस जीते नहीं, यहाँ जिंदगी मनाते हैं, दिल खोल के प्यार लुटाते हैं, जी भर के प्यार पाते हैं। इतिहास वर्क जब उल्टेगा और परत समय की उतरेगी, लम्हा लम्हा जाग उठेगा, सदियां आंखें खोलेंगी, खोलेंगी जब बाहें अपनी मजबूत किले की दीवारें, शानो शौकत झलकेगी, वो रौनक फिर से बरसेगी। बीते कल के सारे मोती कदमों में तुम्हारे हो लेंगे, वीरों की जंगी गाथाएं गुरुओं की बानी बोलेंगे। किस शान से हारी जान उन्होंने, किस मान से जीता दिल उनने, सारी परतें खोलेंगे। रंगला है पंजाब का विरसा, एक बार तो आके देखो जरा। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर।
55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। आज के इस भागम भाग और तनाव भरी जिंदगी के आज में हर दूसरा व्यक्ति अनिद्रा का शिकार होता जा रहा है। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था, क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी, और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब